मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, मगर वह हर रिश्ते से मना कर देती कि मैं शादी किसी लंगड़े इंसान से ही करूंगी। और मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, इसलिए अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े आदमी से ही कर दी। शादी के बाद मेरी बेटी जब भी मुझसे मिलने आती तो बहुत खुश होती, लेकिन मेरा मरा हुआ पति मेरे सपने में आता और कहता, हमारी बेटी को बचा लो। एक दिन बिना बताए मैं अपनी बेटी के ससुराल चली गई, और यह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि वह लंगड़ा आदमी तो मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी सुहानी के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था। और यह बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि हम जैसे छोटे से मोहल्ले में रहते थे, वहां सालों बाद ही कोई भूला भटका रिश्ता आता था। वरना यहाँ तो किसी किराने की दुकान वाले का रिश्ता आ गया या किसी रिक्शा ड्राइवर का रिश्ता आ गया। हम जैसे लोगों के लिए ये रिश्ते भी बुरे नहीं थे, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही खास रिश्ता ढूंढ रही थी। मेरी बेटी लाखों में थी और बहुत ही सुंदर थी। मैं लड़के की फोटो हाथ में लिए अपनी बेटी के कमरे में आ गई तो उसे बहुत ही उदास पाया। ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरी सोच में गुम हो गई। मैंने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? वो कहने लगी कि माँ, काश मेरे सर पर मेरे पापा का साया होता तो मैं कितनी खुशनसीब लड़की होती। मैंने कहा, सुहानी तुम्हें न जाने क्या हो गया है, तुमने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। तो उसने उदासी से अपना सिर झुका लिया। फिर मैं बोली, अच्छा ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे लिए कितने प्यारे से लड़के का रिश्ता आया है, अच्छा घर है और लड़का डॉक्टर भी है। उसने खाली खाली नजरों से मेरा चेहरा देखा और बोली, मम्मी जी, क्या लड़का लंगड़ा है? सुहानी की बात सुनकर मैं हैरान थी। नहीं सुहानी, ये लड़का लंगड़ा नहीं है। मेरी बात सुनकर सुहानी बोली, तो फिर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सुहानी, तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। किसी दिन मेरा पारा चढ़ गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करूंगी। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी नाच समझ लड़की नहीं देखी। पहले तुम्हारे लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया तो तुमने उसको भी इनकार कर दिया, और यहाँ तक एक फैक्ट्री मालिक का रिश्ता भी आया, तुमने उसको भी इनकार कर दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें क्या समस्या है? तुम जानती भी हो ऐसे रिश्तों के लिए लड़कियां मन्नतें मुरादें मांगती हैं, तब कहीं जाकर ऐसे पति लड़कियों को मिलते हैं। मगर तुम तो बहुत ही अजीब हो, जो घर आए रिश्ते को इनकार कर रही हो। मैं तो पहले तुम्हारी बात में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। मैं तो ऐसे रिश्ते के लिए हाँ करके ही रहूंगी। सुहानी मेरी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, बोली, काश आज मेरे पापा होते तो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की बात न करता। मैं सुहानी को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरी बहुत ही प्यारी बेटी थी और मेरी जिंदगी की इकलौती खुशी थी। उसके आंसुओं के आगे हमेशा से ही मैं मजबूर हो जाया करती थी। आज भी मेरा दिल पिघल गया तो मैं बोली, क्या हो गया है? तुम एक लंगड़े इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? मम्मी, मुझे बेवफाई से बहुत डर लगता है। खूबसूरत और जवान मर्दों के लिए तो और भी औरतें होती हैं, मगर आप खुद सोचें मम्मी, एक ऐसा इंसान जो हर जगह से दुत्कारा गया हो, उसे कोई प्यार ना करता हो, जब मैं उसका सहारा बन जाऊंगी तो वो मेरी कितनी कदर करेगा। तो मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा। मम्मी, मेरा पति उम्र भर मेरा होकर रहेगा और हमेशा मुझसे वफा करेगा, और फिर इस तरह तो भगवान भी मुझसे राजी हो जाएंगे। और अगर मैं किसी का सहारा बनूंगी तो भगवान मेरा सहारा बन जाएंगे। आप ही समझ लें कि मैं ये सब भगवान को खुश करने के लिए कर रही हूँ। सुहानी की बात सुनकर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई थी। फिर कुछ भी कहे बिना उठकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पहले तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी, बहुत ही टेंशन फ्री हुआ करती थी, मगर अपने बाप के मरने के बाद से अब बहुत ही उदास रहने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों को भी दिल पर ले लिया करती थी और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगती थी जो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। यह बात है कि सुहानी दूसरों को समझती थी, मगर मैं यह बात सोचकर डर जाया करती थी कि जिस इंसान को खुद सहारे की जरूरत हो वो मेरी बेटी का सहारा कैसे बनेगा, और मेरी बेटी का दुख दर्द में कैसे साथ देगा। पहले उसने बाप के बगैर जिंदगी गुजारी, अब एक ऐसे पति के साथ जिंदगी गुजारेगी जो उसका ख्याल भी नहीं रख सकता, ढंग से चल भी नहीं सकता। मैंने कुछ समय के लिए इस बात को छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं सुहानी से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी, अपनी दलीलें उसके सामने रखूंगी, हो सकता है कि वह मेरी बात मान ले। इस काम के लिए मैंने सुहानी को 2-3 दिन का समय दिया था कि अच्छे से सोच समझ जाए, तभी फैसला करे। इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके थे। इस बारे में मैं सुहानी से बात करना ही चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था।
चौथे दिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। बार बार मेरा दिल घबरा रहा था और ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि सुहानी को कह दूं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चले, मगर फिर मैं सोची मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक सी है और मेरी तकलीफ और परेशानी देखकर घबरा जाएगी, इसलिए मैं खुद से ही सारी तकलीफ सहती रही। तभी मेरे बाजू में दर्द होने लगा और बाजू से होता हुआ सीने पर जा रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे कानों में साए साए होने लगी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को नलियों और अलग अलग तरीके की मशीनों में जकड़े हुए पाया था। एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। अगली बार जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के बारे में कहराने लगी थी। एक नर्स भागकर मेरे पास आई थी। उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया था। मैं बोली, मेरी बेटी सुहानी कहाँ है? तो नर्स ने कहा कि मैं अभी आपकी बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद सुहानी मेरे पास आ गई थी। वो मेरी हालत देखकर रोती जा रही थी। मम्मी, आप इतनी तकलीफ में थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। सब कुछ अकेले ही सहते रहे। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ है, आपकी जान भी जा सकती थी। मम्मी, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने वाली थी? मुझसे सुहानी की तकलीफ सहन नहीं हो रही थी। मैंने उस दिलासा देने के लिए अपने हाथ उठाना चाहे, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ ही नहीं उठ रही और ना ही बोला जा रहा था। नर्स ने मुझे आराम करने को कहा था। मैं चुपचाप लेट गई। सुहानी को भी नर्स बाहर ले गई थी। अब मैं खुद सवाल पूछ रही थी जो थोड़ी देर पहले सुहानी ने मुझसे पूछे थे। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। यह तो भगवान की कृपा थी कि उसने मुझे अपनी कृपा से दोबारा जिंदगी दे दी। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होकर घर जाऊंगी, मैं डॉक्टर के माँ बाप को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने को बोला था और यह भी कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें। मगर मेरी सोच अभी इन चीजों की तरफ नहीं जा रही थी। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मुझे घर आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। सुहानी ने मेरी इतनी सेवा की, मैं उसके लिए हरदम दुआएं मांगा करती थी। एक दिन मैंने सुहानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुहानी, अगर मैं तुमसे कोई चीज मांगू तो तुम मुझे दोगी? उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मम्मी, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगे तो वह भी मैं आपको देने से मना नहीं करूंगी। मैं बोली, सुहानी, तुम्हारे लिए जो डॉक्टर का रिश्ता आया था वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। लड़का भी पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस डॉक्टर से ही हो और जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हें यूं बेसहारा छोड़कर मरना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर सुहानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। बोली, मम्मी, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। मुझे अपने होने वाले पति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरा होने वाला पति लंगड़ा हो। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? मैं बोली, सुहानी, तुम्हारी फरमाइश और ख्वाहिश बेतुकी है। मैं अपनी इतनी खूबसूरत और इकलौती बेटी की शादी एक लंगड़े इंसान के साथ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर सुहानी बोली, चाहे आपकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाए, पर शादी तो लंगड़े आदमी से ही करेगी। सुहानी की जिद देखकर मैं कांप गई। सुहानी में उसके बाप की झलक आती थी। उसका बाप भी तो जिद्दी मिजाज का था। सुहानी की जिद को देखते हुए मैं समझ चुकी थी कि सुहानी अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। मजबूर होकर मैंने ही हथियार डाल दिए। अगर मैं हथियार नहीं डालती तो फिर मेरी बेटी जमाने की ठोकरें खाने के लिए रह जाती। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा था, आज हूं कल ना रहूं। फिर मैंने रिश्ते कराने वाली उसी औरत से कहा जो उस डॉक्टर का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उससे कहा कि तुम अब मेरे घर किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता लेकर मत आना। लाना है तो मेरी बेटी सुहानी के लिए किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी बात सुनकर औरत मुझे हैरानी से देखने लगी। ये कैसी बातें कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी लाखों में एक है। जो भी तुम्हारी बेटी को देखता है उससे शादी करने की इच्छा रखता है। फिर तुम अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से क्यों करना चाहती हो? औरत की बात सुनकर मैं उदास हो गई और उदासी से बोली, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी संतान के आगे मजबूर हो गई। मेरी बेटी सुहानी किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती है। बस उसे शादी करनी है तो किसी लंगड़े लड़के से ही करनी है। मैं ना जाने कब से उसे समझा रही हूँ, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कोई रिश्ता देखती हूँ। मैंने उस औरत को कुछ पैसे पकड़ा दिए और वह औरत चली गई। जब सुहानी को पता चला कि मैंने उसकी बात मान ली है और उसे रिश्ते वाली औरत से कह दिया है कि किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए, तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई। खुशी से मेरे गले लग गई और लगते हुए बोली कि आप मम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरी हर बात मानती हैं। सुहानी की बात सुनकर मैं थोड़ा नाराजगी से बोली, काश तुम भी मेरी बात मानती तो कितना अच्छा होता।
मेरी बात सुनकर सुहानी बोली, मम्मी ऐसे खुशी के मौके पर मुझे उदास मत करें। मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। मेरी बेटी सुहानी जो हर वक्त सोचों में गुम रहती थी, आज कितना ज्यादा खुश थी। हर वक्त उदास रहने वाली सुहानी के चेहरे पर खुशियां लौट आई थी और सुहानी के खुश रहने से मेरे घर में भी तैयारियां होने लगी थी। मेरे घर का माहौल खुशहाल हो गया था। लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती थी कि पता नहीं आगे उसके साथ क्या होगा। मैंने सोचा कि रिश्ता मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद से उल्टा हुआ, क्योंकि रिश्ता जल्दी मिल गया। तीसरे चौथे दिन ही वह हमारे घर आ गई। जैसे ही रिश्ता कराने वाली आई, सुहानी उठकर तुरंत किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे सुहानी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। मैंने उस औरत को बिठाया और बोली, कैसी हो, क्या कोई रिश्ता मिला? वो बोली, दीदी मैंने तो आपको ना जाने कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन आपको इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पसंद नहीं आए। आपके कहने के मुताबिक आपकी मर्जी का लड़का ढूंढ लिया है। लड़की की खासियत क्या बताऊं? लड़का लंगड़ा है, इससे ज्यादा उसमें कोई और नई बात नहीं। औरत की बात सुनते ही सुहानी बोली, आंटी हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी। बस मुझे इतना ही चाहिए था कि लड़का लंगड़ा होना चाहिए, और वो मुझे मिल गया। सुहानी सारी बातें खुशी खुशी खुद ही किए जा रही थी। इससे पहले तो दीदी कोई भी रिश्ता लेकर आती तो सुहानी पास भी नहीं भटकती थी, लेकिन आज जैसे खुशी उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। मैंने पूछा, दीदी लड़का क्या करता है? दीदी बोली, एक लंगड़ा क्या कर सकता है, कभी कभी अपने बाप की किराने की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इसके अलावा उनका घर भी छोटी सी गली में है और बहुत पुराना बना हुआ है। बस किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। उस लड़के के बारे में मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब आगे आपकी मर्जी। लड़के के हालात सुनकर मैं थोड़ी चिंतित हो गई थी। मैंने कहा, दीदी तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढो, लंगड़ा हो लेकिन अच्छे खाते पीते घर का होना चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर सुहानी बोली, नहीं नहीं आंटी, मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इसी लड़के से मेरी शादी करवा दें। आप कल ही उन लोगों को यहाँ बुलाकर बात पक्की कर दें। मैंने गुस्से से सुहानी को डांटा, सुहानी हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। मेरी बात सुनकर सुहानी बोली, नहीं मम्मी, जो रिश्ता आ गया सो आ गया, आप इस रिश्ते को ओके कर दें। मजबूर होकर मैंने दीदी से कह दिया कि कल लड़के वालों को यहाँ पर बुला लो। मैंने सोचा था जब लड़के वाले आएंगे तो कुछ न कुछ कमी निकाल कर मैं मना कर दूंगी, लेकिन जब अगले दिन लड़के वाले आए तो मैंने उन लोगों को देखकर चौंक गई। वह तो गरीबी की हालत से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे। बोलने चालने के अंदाज से भी गंवारपन झलक रहा था। मैंने सुहानी से कहा, अभी सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। लेकिन सुहानी नहीं मानी। उसकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे ये रिश्ता पसंद है, आप उनको हाँ कर दें। अब मुझे समझ आया था कि माँ बाप अपनी संतान के सामने कैसे मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, सीने में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे यह दर्द मेरी जल्दी ही जान लेकर छोड़ेगा। बस इसी डर के चलते मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। लड़की वाले गरीब तो थे, इसलिए कहने लगे कि शादी बहुत ही सादगी से करेंगे। आप अपनी तरफ से दहेज का इंतजाम ना करें और ना ही हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाडली इकलौती बेटी की शादी ऐसे करूंगी। एक तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी और ऊपर से यह रिश्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 8 दिन के बाद शादी थी। शादी का इंतजाम तो करना नहीं था, बस जैसे तैसे करके ये सुहानी की शादी हो गई। सुहानी अपने ससुराल चली गई। मैं अपने दिल को समझाती रह गई। सुहानी की जुदाई मुझसे सहन नहीं हो रही थी, लेकिन दिल को समझाया। यह तो दुनिया का दस्तूर है, बेटियां तो पराया धन ही होती हैं, एक ना एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं। पूरी रात मैं सुहानी की खुशियों की दुआएं मांगती रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और पैक करके सुहानी के ससुराल चली गई। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि शादी के बाद दुल्हन के घर से उसके ससुराल नाश्ता जाता है। यह रस्म पूरी करनी थी। उसके ससुराल पहुंचकर और वहां के हालात देखकर मेरे दिल को धक्का लगा था। उन लोगों के हालात तो बहुत ही खराब थे। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था, घर में साफ सफाई भी नहीं थी और उसकी सास बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे देखकर उसने इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, उल्टा मुंह बनाकर कहने लगी, हम गरीब लोग हैं, रोज रोज मेहमान अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप हमारे घर आएंगी तो सोच लेना, परेशानी आपकी बेटी को ही होगी। सुहानी खड़ी अपनी सास की बातों को सुन रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। मैं बोली कि मैं तो यह नाश्ता देने आई थी और हमारे यहाँ यह रस्म होती है।
अच्छा मैं अब चलती हूँ। जब मैं जाने लगी तो सुहानी मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मम्मी मैं आपकी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैंने सुहानी की आंखों से आंसू साफ किए और कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम अपने घर में खुश रहो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। सुहानी बोली, मम्मी आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो सुहानी बोली, मम्मी आप मेरे ससुराल में मत आना। जब यह लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद ही आपसे मिलने आया करूंगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, सुहानी अपना ध्यान रखना। और यह कहकर मैं घर वापस आ गई। मैंने सुहानी के सामने बहुत हौसला दिखाया था, अपने आंसुओं को कैसे रोका था नहीं जानती, लेकिन घर आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सुहानी के बिना घर सूना सूना लगता था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आ जाया करती थी तो मन थोड़ा बहल जाता था। मोहल्ले की औरतें कहती कि तुम भी बाहर निकला करो, हमारे घर भी आया करो, मन थोड़ा बहला रहेगा। सुहानी की शादी को 4 महीने हो गए थे, लेकिन सुहानी मुझसे मिलने नहीं आई थी। सुहानी से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं उसके ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी होती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और यही सोचकर मैं रुक जाती थी। मैं सुहानी के ख्यालों में ही घूमती कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और सुहानी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसे देखकर जल्दी से आगे बढ़कर मैंने उसे गले लगा लिया। मम्मी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आपसे मिलने चली आई। मैंने कहा, सुहानी मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे घर नहीं आई। आपने बहुत अच्छा किया जो आप नहीं आई, क्योंकि मेरी सास बहुत अजीब औरत है। उसे मेहमान अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी सास को मेहमान क्यों नहीं पसंद। मेरी सास तो मेरे साथ भी अच्छी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। और मेरे पति के तो क्या कहना, मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं कि भगवान के सामने जितना माथा टेक लूं कम है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। सुहानी के चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं सुहानी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि सुहानी जो कुछ कह रही है वह सच है या झूठ, लेकिन लाखों बार खोजने के बावजूद भी मैं सुहानी के चेहरे पर झूठ नहीं खोज पा रही थी। मुझे उसकी खुशी सच्ची मालूम पड़ती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर सुहानी बोली, मम्मी मुझे आपसे शाही पनीर बनाना सीखना है, मेरे पति करण को बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी किचन में आ गए। उसे शाही पनीर बनाना बताया। मैंने पूरी तरीके से सुहानी का जायजा लिया, लेकिन ये सुहानी की खुशी सच्ची ही मालूम पड़ी है। मैंने सूखा सांस लिया कि जो भी हो सुहानी अपनी ससुराल में बहुत खुश है। और हम दोनों माँ बेटी ने शाम को खाना खाया और कुछ शाही पनीर सुहानी डिब्बे में पैक करके करण के लिए भी लेकर गई। उसकी बातों से लग रहा था कि वह करण से बहुत प्यार करती है और करण भी उसको बहुत चाहता है। सुहानी चली गई तो मैं भी आराम करने के इरादे से अपने कमरे में आ गई। लेकिन रात को कुछ अजीब हादसा हुआ। जब मैंने सपने में अपने पति को देखा, मेरे पति रो रहे थे और कह रहे थे, हमारी बेटी सुहानी को बचा लो। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठकर बैठी थी। मैंने सोचा हो सकता है मैं सुहानी को लेकर इतने दिनों से परेशान थी, इसलिए मुझे ये सपना आया हो। मैंने सर झटक दिया और दोबारा सो गई। अब सुहानी की तरफ से मुझे बहुत सुकून था। सुहानी से मैंने बोल दिया था कि हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था, लेकिन अजीब बात थी कि मैं अपने पति को सपने में कई बार देख चुकी थी। अपने पति के रोज रोज सपने में आने से मैं परेशान हो चुकी थी। अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने सुहानी से भी पूछा कि सुहानी तुम अपनी ससुराल में खुश तो हो ना। सुहानी ने मुझे यकीन दिलाया कि मम्मी मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2-3 दिन के बाद जब मुझे सुहानी के पापा फिर सपने में दिखाई दिए तो फिर मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो उठी। अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना खुद अपनी आंखों से चलकर देख कर आऊं कि सुहानी अपने ससुराल में कैसे रहती है। मैं बिना बताए ही सुहानी क्यों मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच गई, लेकिन यह देखकर दंग रह गई कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा। लकड़ी का पुराना गेट था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था। दरवाजे के छेद में से मैंने झांक कर देखा तो अंदर ऐसा लगा जैसे भूतों का डेरा हो। वहां किसी के भी रहने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने आस पड़ोस में मालूम किया तो उन लोगों ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। उन लोगों ने बताया कि यह घर तो ना जाने कब से खाली पड़ा है। कुछ समय पहले कुछ लोग यहाँ रहने लगे थे, अपनी बेटी की शादी करने आए थे।
शादी होने के तुरंत बाद वे चले गए थे। जब मैंने पूछा कि वह लोग कहाँ गए, आपको कुछ पता है, तो सबने कहा कि हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत ही अजीब से लोग थे, किसी से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम भी इन लोगों से बहुत कम बोलते थे। ये सब सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किन लोगों में फंस गई। मैं गिरते पड़ते घर गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी बेटी का कुछ अता पता नहीं था। मैंने यह कहकर 2 दिन बहुत ही परेशानी में गुजारे। तभी सुहानी तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची, लेकिन मैंने सुहानी पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसके ससुराल गई थी। हर बार की तरह सुहानी आज भी बहुत कुछ लग रही थी। बातों बातों में मैंने उससे कहा, सुहानी, मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी। मेरी बात सुनकर सुहानी बोली, नहीं मम्मी, भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा ना हो कि आपके आने से वह फिर बिगड़ जाए। मैं तो चाहती हूँ, आप परेशान क्यों हो। आप थोड़ी देर बाद सुहानी अपने घर वापस चली गई, लेकिन इस बार जब सुहानी अपने घर जाने लगी तो मैंने चुपके से सुहानी का पीछा किया। मैं सुहानी के घर को देखना चाहती थी, उसके घर का एड्रेस जानना चाहती थी कि सुहानी कहाँ रहती है, कैसे रहती है। लेकिन सुहानी का रिक्शा एक जैसी जगह पर जाकर रुका जिसे देखकर मैं चौंक गई। सुहानी घर के अंदर जा रही थी। मैं भी जल्दी से अपने रिक्शे से उतरी और उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई। बहुत ही सुंदर बंगला था। जैसे ही सुहानी घर के अंदर दाखिल हुई, एक औरत उससे बातें सुनाने लगी। आ गई महारानी, इनका स्वागत करो। तभी सुहानी का पति बीच में आ गया। सुहानी का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करें मम्मी, सुहानी मेरी मर्जी से गई थी। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि सुहानी का पति करण लंगड़ा नहीं था, वह तो अपने पैरों से चलकर सुहानी के पास आया था। अच्छा भला स्मार्ट लड़का था। तभी करण की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वह मुझे देखते हुए बोला, आंटी जी आप यहाँ। सुहानी ने भी मुझे देखा था। सुहानी की सास तो मुझे देखते ही गुस्से के मारे पैर पटकती ही वहां से चली गई थी। सुहानी मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वह जल्दी से मेरे पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ कर दें, मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं क्या करती। मैं करण से प्यार करती थी, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाती, लेकिन मुझे पता था कि आप करण से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि करण पापा के किसी दोस्त का बेटा है जो जेल में है। इतना सुनते ही मैं गुस्से के मारे थरथर कांपने लगी थी। सुहानी इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकती थी। सुहानी ने अपने बाप के कातिल के बेटे से ही शादी कर ली। करण के पापा और सुहानी के पापा बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वह शिकार खेलने गए हुए थे, तभी वहां दोनों की अचानक लड़ाई हो गई और करण के पापा ने सुहानी के पापा को खाई में धक्का दे दिया, जिससे कि उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई। मैंने भी पुलिस को बयान दे दिया था कि मेरे पति को उनके दोस्त ने मारा है। मेरे बयान पर और कुछ छानबीन करके पुलिस ने करण के पापा को पकड़ लिया था। उन्हें 16 साल की सजा हो गई थी। करण की मां ने मुझसे बहुत कहा था, पैर पड़ते हुए मुझसे बोली थी कि प्लीज बहन अपना बयान वापस ले लो और करण के पापा को जेल से रिहा करवा दो। मेरे पति बेकसूर हैं, उन्होंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, लेकिन मैंने करण के पापा को माफ नहीं किया, अभी जेल में थे। और शायद यही वजह थी कि तू सुहानी की सास सुहानी से और मुझसे नफरत करती थी। सुहानी का पति करण बोला, हम प्यार करते थे, हम दोनों जानते थे कि आप हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए सुहानी ने आपसे कहा कि वो किसी लंगड़े से ही शादी करेगी, जिससे कि आपको शक ना हो और आप उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता ना देखें। मैं अपने एक दोस्त की माँ को लेकर एक पुरानी सी घर में किराए पर रहने लगा और इस तरह अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ बताकर मैंने आपके घर से रिश्ता मांगा और इस तरह हमारी शादी हो गई। मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सुहानी को अभी तक अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वह जब भी सुहानी को अपने सामने देखते हैं तो उन्हें मेरे पापा का चेहरा याद आने लगता है जो जेल में है। करण की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, घर वापस आ गई। पहले तो सुहानी पर गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि दिल चाहा कि उससे सारे रिश्ते खत्म कर लूं, लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। हो सकता है कि सुहानी के पापा की मौत एक्सीडेंट हो, क्योंकि उन दोनों में तो इतनी पक्की दोस्ती थी। फिर करण के पापा सुहानी के पापा की जान कैसे ले सकते थे। रात भर इसी सोच विचार में रही और फिर एक नतीजे पर जाकर सो गई। सुबह उठकर मैंने पुलिस को जाकर बयान दिया। मेरे बयान पर और थोड़ी बहुत सिफारिश पर करण के पापा जेल से छूट गए। मैं अपने घर आ गई थी। अगले ही दिन सुहानी, करण के पापा और करण की माँ हमारे घर आए। करण की माँ ने आते ही मुझे गले लगा लिया, रोते हुए बोली, बहन तुमने मेरे सुहाग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है।
मेरे दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए सुहानी को भला बुरा कहती रहती थी। सुहानी तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, ना जाने क्या क्या बातें सुनाती रहती थी, लेकिन वो मुझे पलट कर जवाब नहीं देती थी। बहन जी, अब आप ही हमें सच्चे दिल से माफ कर दें, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। करण के पापा ने भी माफी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। शायद मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बल्कि उल्टा आप लोग मुझे माफ करें। जो मैंने आपको इतना परेशान किया, मेरी वजह से आपको कितने साल जेल में रहना पड़ा। अब हमारे बच्चे आपस में खुश रहें और हमें क्या चाहिए। सबने गर्दन हिलाई और सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां थी। मैंने आगे बढ़कर सुहानी को गले लगा लिया, करण को अपने दामाद के रूप में, और सुहानी की सास ने उसे अपनी बहू के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।